तो तालिबान ने इंडिया से पूछा है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो उसको क्या करो, कंप्लीट करो। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट है? एक तो सहतूत डैम है, एक ईरान चाबार पोर्ट है जो ईरान में डेवलप हो रहा है ताकि कनेक्टिविटी थ्रू तापी परियोजना है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ठीक। तो ये तो केवल न्यूज है, तो हम इसमें क्या करेंगे? भारत ने 20 साल में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो कौन कौन से? एक ह्यूमैनिटेरियन सहायता देता है, जैसे फूड ग्रेन को पहुंचाना, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटी उपलब्ध कराना। आपने कई बार देखा होगा अफगानिस्तान से लोग भारत में आते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, क्योंकि सस्ती भी पड़ती है और क्या है, कुशल भी है। ठीक। और कई अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट बनाए हैं, कई हाईवे बनाए हैं, बिल्डिंग डैम बनाई है जिसको सलमा डैम बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ट्रांसमिशन लाइन है, संसद भवन का निर्माण भारत ने करवाया है वहां पे। ठीक। और कई आर्थिक विकास भी करवाया है, इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैं जिससे समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता को बढ़ावा मिलता है। कनेक्टिविटी में चाबार पोर्ट है ईरान में, और इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलप हुआ है, और एक तापी परियोजना है। ठीक। तो ये सारे हैं। अब क्या है, अब चूंकि अफगानिस्तान में एक तालिबानी सरकार आ गई है, तो उनने इंडिया से पूछा है कि इन प्रोजेक्ट को आप क्या करो, कंप्लीट करो, और सहायता करना चाहते हो तो और सहायता भी करो। तो कुछ चैलेंज भी है। सिक्योरिटी कंसर्न है कि पाकिस्तान आधारित वहां पे आतंकवाद बढ़ावा मिलता है, और इंडियन जो व्यवसायी हैं, जो वर्किंग लोग हैं वहां पे, उनको टारगेट किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग और हिंदू को वहां पे अफगानिस्तान में अटैक अटैक किए जाते हैं, और महिला अधिकारों का हनन होता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी महिलाओं के अधिकार के खिलाफ ट्वीट किया तो उसको 34 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। किसी ने ऐड किया तो उसको बैन कर दिया, महिलाएं की गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगी या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगी। हाल ही की घटना है। तो महिलाओं के अधिकार वहां पे क्या है, खत्म है। जबकि भारत क्या करता है, एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में अधिकारों को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। अब कोई बेंगलोर बेस्ड हमारे पास कोई स्टार्टअप है, न्यू लॉ, तो उसने क्या किया है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से कि इनक्रिप्शन आधारित कोई सेटअप डेवलप किया ताकि ट्रांसमिशन आसानी से कम्युनिकेशन और सिक्योर आधारित हो सके। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किससे संबंधित है? तो आप याद रखना कि किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर। इसमें भी किससे संबंधित है? क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है। तो बस इतना सा है। ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत कार्य करता है, और डीआईओ किसके तहत, ऑब्जेक्ट किसके तहत करता है, आईडीएक्स के तहत। इसका मेन कार्य ये है कि फास्टर इनोवेशन लाना, इंटरप्रेन्योरशिप लाना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, स्पेशली इन डिफेंस और स्पेस क्षेत्र में। ठीक है। तो ये काम ऐसे करता है, मान लो किसी ने मैसेज भेजा, इनकोड जिसको क्या है, पूरा इनकोड है, मतलब कि कोई नहीं देख सकता, और ये दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया डिकोड होके, तो इसके लिए एक दूसरा चैनल होगा, वो क्या करेगा, सीक्रेट की भेजेगा। अगर ये की इसके पास पहुंच गई तभी ये मैसेज को क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा, मतलब कि रीड कर पाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगी, सुरक्षा बढ़ेगी, और लीकेज क्या होंगे, कम होंगे। तो इससे क्या क्या होगा, देखो, डाटा लीकेज, हैकिंग की समस्या खत्म होगी, और जितने भी एरर हैं उनको सेटल हम आसानी से कर सकते हैं, और इनक्रिप्शन अनब्रेकेबल होगा। तो आप केवल क्या रखोगे, और ये काम किस पे करता है, क्यूबिट पे काम करता है। क्यूबिट किससे संबंधित है, क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही 2022 के प्रीलिम्स में आया है कि पूछा गया था
कि क्यूबिट किससे संबंधित है, तो आप आंसर क्या था, क्वांटम कंप्यूटर। आप प्रश्न पत्र उठा के देखना, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूबिट। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हमारे जो केग हैं, आर्टिकल 148 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 148 के तहत उनने बोला है कि कोस्टल जो इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो इसको कंजर्व कौन करता है, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, और ना तो परमानेंट बॉडी है, केवल ये अभी एडॉक बेसिस पे काम कर रही है, अस्थायी रूप से काम कर रही है। तो उनने बोला है इसको परमानेंट बनाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, सिमिलरली उनने बोला है कि स्टेट यूटी कोस्टल जोन मैनेजमेंट भी या तो डिले है इनको गठन करने में, या तो वे रिकंस्टिट्यूट नहीं की गई है। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तक नहीं सही से किया गया है, और कोस्टल स्टेट के लिए हमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाने की क्या है, आवश्यकता है। तो इनने कुछ रिकमेंडेशन दी है कि SCZM और NCZMA को परमानेंट बॉडी बनाने की आवश्यकता है, और कोई भी प्रोजेक्ट पास करने से पहले उसका गहराई से मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्यों, क्या पर्यावरण पे कोई प्रभाव, गलत प्रभाव तो ज्यादा नहीं पड़ेगा जो मानव सभ्यता के लिए क्या हो, हानिकारक हो। और मैपिंग और प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है कोई भी प्लानिंग प्रोजेक्ट वहां पे स्टेब्लिश करने से पहले। ठीक है, अब इंडिया में क्या प्रावधान है कि हम कोस्टल एरिया को रेगुलेट करते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत CRZ रूल 2019 क्या किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं। और NCZA में भी नोटिफाई किया गया है, SCZA में भी किया गया है, ETZA में भी किया गया, मान कि राष्ट्रीय, राज्य और केंद्र शासित और जिला स्तर पर कमेटियां क्या की गई हैं, स्टैब्लिश की गई हैं। इनके साथ 4 जेड हैं, CRZ1, CRZ2, CRZ3, CRZ4। CRZ1 संवेदनशील एरिया है बहुत ज्यादा, उसके बाद 2 में कम है, 3 में उससे कम है, 4 में एक्वेटिक एरिया। तो इसको आप ध्यान रखना, ये स्पेशली आप ये ध्यान रखना कि CRZ किस अधिनियम के तहत आता, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, अब एक नया एप्लीकेशन आया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इनका मेन प्रोजेक्ट ये है कि जितने मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर ने इसको लॉन्च किया है, उद्देश्य यह है कि जितना भी सेंट्रल, उद्देश्य है कि जितना भी विधानसभाएं हैं या फिर संसद है, उनका डेटा क्या करना है, ऑनलाइन करना है। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। और इस सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ना कि सेंटर सेक्टर। सेंटर स्पॉन्सर में क्या होता है, कुछ शेयर राज्य का होता है, कुछ शेयर केंद्र का होता है, और या 60-40 का हो सकता है, 70-30 का, डिपेंड ऑन स्कीम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेंटर स्पॉन्सर। ठीक, अब भारत में वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है, जो कहाँ है, चिनाब नदी पर है, 359 मीटर का है, जो कि एफिल टावर से 30 मीटर लंबा है। ये क्या करेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा कश्मीर में एंड फ्रॉम कटरा टू बनिहाल रीजन में, जो कि उधमपुर और श्रीनगर बारामूला सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह हमारे मंत्री जी, इनने रोशनी नाम की लाइन 10 लॉन्च की है, क्या है, सैलाइन वाटर से चलेगी, तो इसकी कीमत कम होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेच सकते हैं, समुद्री इलाकों में बेच सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे रोशनी क्या है, कि सैलाइन वाटर से चलने वाली क्या है, लाइन 10। ठीक है, इसको डेवलप किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कहाँ है, चेन्नई में। अब एक हाल ही में नेचर इंडेक्स जारी हुआ है, इसको कौन जारी करता है, नेचर पोर्टफोलियो, जो कि स्प्रिंग नेचर का पार्ट है। उद्देश्य क्या है, नेचर और फिजिकल साइंस में रिसर्च को बढ़ावा देना।
भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद क्या है, फर्स्ट नंबर पे अमोंग इंडियन यूनिवर्सिटी। जो भारत में विश्वविद्यालय में है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद क्या है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब एक न्यूज ये थी कि इंडिया में जो उसको फीफा ने बैन कर दिया है। अब फीफा क्या है, एक गवर्निंग बॉडी है जिसको वर्ल्ड फुटबॉल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसने क्या किया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को क्या किया, सस्पेंड कर दिया इमीडिएट इफेक्ट से। क्यों किया है, क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस है किसमें, थर्ड पार्टी, या तो किसी प्रशासक का हस्तक्षेप हो सकता है, या राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, या कानूनी हस्तक्षेप ज्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फीफा गाइडलाइन। तो इन इस कारण से इस इंडिया को AIFF को क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लीगल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, अभी हाल ही में अक्टूबर में अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था, तो हो सकता है नहीं हो। अब क्या होगा, इंडियन मेंस टीम और वुमेन्स टीम, नेशनल टीम किसी दूसरी टीम के साथ फुटबॉल मैच नहीं खेल पाएंगे, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आपको अब इसके बारे में बताना कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। एक न्यूज ये थी कि लेक गर्दा है जो इटली में है, अभी तक के सबसे कम पानी इसमें है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, एक कारण है। तो ये लेक गर्दा है, इटली में पड़ती है, इटली की राजधानी रोम है, ये कैस्पियन सी में अपना टच करती है। ठीक है, इसको एड्रियाटिक सी बोलते हैं, ये कैस्पियन सी है। ठीक, और ठीक तो और बाकी चीजें और भी देश आप आसपास देख लेना, ये स्विट्जरलैंड है, एक ऑस्ट्रिया है, इधर फ्रांस है। ठीक, तो आप ये बताना कि इटली से कौन से देश क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज की न्यूज है। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू, धन्यवाद।